बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स और चैप्टर नंबर 5 है। एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 3 में आपने देखा था लीनियर मोशन को और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, और उनको आपने पहले डिस्कस किया था। इसी तरह ये जो हमारा चैप्टर 5 है ये रिलेटेड है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन से। तो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन भी आपको सीखने हैं, जो कि आपको सही से पता होने चाहिए ताकि आप इस मोशन को अंडरस्टैंड कर सकें प्रॉपरली। ठीक है, तो उसी में नंबर 1 पे सबसे पहले हमने डिस्कस करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले जो एक स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है उसको पहले मैं क्लियर कर दूं। उनको डिफरेंस नहीं पता चल रहा होता सर्कुलर मोशन में और रोटेटरी मोशन के अंदर। ठीक है, सर्कुलर मोशन बेसिकली एक ट्रांसलेटरी मोशन की ही टाइप है। ठीक है, अच्छा तो अब आपको ये बता देता हूं बच्चों सबसे पहले कि एक बॉडी जो कि सर्कुलर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है और एक बॉडी जो रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऐसे घूम रहा है ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर ऐसे, और यहां पर ये जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है वो एक्सिस है जिस एक्सिस के गिर्द ये बॉडी घूम रही है। नोट करो बच्चों, ये एक्सिस इस बॉडी में से गुजर के नहीं जा रहा। तो अगर एक बॉडी घूम रही है ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर और उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी में से गुजर के नहीं जा रहा, तो वो मोशन हमारे पास सर्कुलर मोशन कहलाएगी या उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास बच्चों एक ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी एक लाइन के अलोंग मूव करती है बिना रोटेट किए, बिना घूमे, यानी ऐसे घूमेगी नहीं बॉडी, इस तरह बॉडी मूव करेगी लेकिन घूमेगी नहीं, ऐसे घूमना नहीं है बॉडी ने। तो हम कहते हैं ये क्या है, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। और ट्रांसलेटरी मोशन में हमने जो पाथ कंसीडर किया था वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो कर्व भी हो सकता है, वो सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो ये वाली मोशन है ये किस्म की ट्रांसलेटरी मोशन है, इसकी एक टाइप सर्कुलर मोशन हम इसको डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जी दूसरे नंबर पे हमारे पास रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में भी बॉडी घूम रही है, ये आप देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक टॉप है वो इसे स्पिन कर रहा है, ठीक है, बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो घूम रही है। इसमें भी एक एक्सिस है, उसके गिर्द बॉडी घूम रही है, इसमें भी एक एक्सिस है। डिफरेंस ये है कि यहां पर ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बॉडी का, जिसके गिर्द बॉडी घूमती है, वो बॉडी से बाहर है। ठीक है, ये देख सकते हैं बॉडी यहां पर है, एक्सिस इसका यहां पर है। तो ये जो इसकी मोशन है, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और जो रोटेशनल मोशन है उसमें आप देख सकते हैं टॉप की मोशन, ये एक एक्सिस है जो यहां से पास कर रहे हैं, इसके सारे पार्टिकल इसी एक्सिस के गिर्द घूम रहे हैं। और आप ये देखें कि ये एक्सिस इसी बॉडी में से पास करता हुआ जा रहा है। तो अगर एक्सिस बॉडी में से पास करेगा ना बच्चों, ये पक्की निशानी होती है ये हमारे पास कौन सी है जी, ये रोटेशनल मोशन है। ठीक है, और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से बाहर होगा तो ये पक्की निशानी होती है कि ये हमारे पास रोटेटरी मोशन नहीं है। ओके, तो बच्चों अब एक बात और जरा सीख लो, ये कि ये बॉडी जो रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है ये एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब इसके जो पार्टिकल है ना वो सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल ये बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बॉडी में से गुजर के जा रहा है। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं, लेट सपोज यहां पर मैं एक पार्टिकल ड्रा करता हूं, ये अब ये पार्टिकल ऐसे घूम के आ रहा है सर्कुलर मोशन में। एक पार्टिकल यहां पर होगा वो भी ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम के आ रहा है, एक पार्टिकल यहां पे होगा वो भी सर्कुलर मोशन में घूम के आ रहा है। तो एक बॉडी जो रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रही होती है उसके पार्टिकल भी सर्कुलेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने देखना बच्चों ये हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है। बुक की डेफिनेशन की तरफ बाद में लेके जाऊंगा, पहले आपको जर्नल और एक आसान से तरीके से बताता हूँ ये चीज क्या होती है। ठीक है, आपने पढ़ा था पहले जो था हमारे पास वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एक ये पॉइंट है, ठीक है, मार्कर इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ये यहां से डिस्प्लेस होके इस नई पोजीशन पर चला जाता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका जो कम से कम फासला है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते थे, वो होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब की बार ऐसा नहीं है। अब इस मोशन में क्या होगा, देखिए ये हमारे पास एक मार्कर है, ये इसकी एक पोजीशन है, ये इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल 0 है, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस पड़ा हुआ है ये। ठीक है, अब इसको मैं आगे या पीछे मूव नहीं करूंगा, इसको मैं टर्न करूंगा। यहां से फर्ज कर ले मैं 30 डिग्री इसको टर्न करता हूं ऐसे, तो ये इस पोजीशन, ये इसकी पहली पोजीशन थी,
उससे ये मैं इसको नई पोजीशन पर ले आया 30 डिग्री का एंगल बना के, ठीक है। तो ये जो 30 डिग्री का एंगल कवर करके ये ऊपर की तरफ आया है ना, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। ये आपका आर्म है, इस वक्त हॉरिजॉन्टल सिचुएशन में है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, मूव नहीं होने देता, ठीक है। अब मैं आगे ये पीछे मूव नहीं करूंगा, एक जगह पे इसको फिक्स किया ये, ठीक है। अब देखिए ये इस वक्त हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, इसको 30 डिग्री पे बेंड करो। अब जैसे ही 30 डिग्री पे बेंड किया ना, तो ये इस पहले वाली पोजीशन से इस नई पोजीशन में आ गया। तो पिछली पोजीशन से इस नई पोजीशन में ये आया 30 डिग्री का एंगल कवर करते हुए। तो बच्चों ये 30 डिग्री का जो एंगल है ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। कोई नई चीज नहीं, कोई मुश्किल चीज नहीं, सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, जरा देखिए। मैंने अभी आपको कहा था कि एक बॉडी जो स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल वो सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक डिस्क है, ये घूम रही है ऐसे, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द ये बॉडी जो है वो घूम रही है, ठीक है, ऐसे, और वो इसी की बॉडी में से गुजर रहा है, ये भी आप देख लें, तो रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अब ये इसके जो बॉडी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। अब एक पार्टिकल कंसीडर कर लो, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, और उस पार्टिकल का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो फासला है उसको हम रेडियस से शो करते हैं, ये आर है, ठीक है। अब जब ये बॉडी घूमेगी, ठीक है, ये ऐसे ये जो डिस्क है ये ऐसे रोटेट होगी, घूमेगी, तो क्या होगा, ये पॉइंट घूमता हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये बॉडी जो कि रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रही थी, इसके पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। तो जब ये रोटेट करेगी तो इसके पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। फर्ज करें पहली पोजीशन इसकी ये थी जो कि सेंटर से इतने फासले पर है जो रेडियस आर के बराबर है। अब जब ये बॉडी थोड़ा सा टर्न करेगी, घूमेगी, तो ये पॉइंट घूमता हुआ इस पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से यहां तक इस पार्टिकल ने, इस एक पार्टिकल ने जो यहां से यहां तक एक मोशन परफॉर्म की, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर ट्रैक पे मूव किया, इसके दौरान इसने कुछ एंगल बनाया, ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान। वो एंगल हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। इसकी दो डेफिनेशन बताऊंगा, एक इजी वाली डेफिनेशन और एक जो आपकी बुक में लिखी है वो भी बताऊंगा आपको। बुक वाली डेफिनेशन मुश्किल नहीं है, मैं समझता हूं बुक वाली ज्यादा अच्छी है, वो आपको ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करती है, ठीक है। मैं इसलिए उसको भी लिखा ताकि आपको समझा दूं मैं। अब ये क्या होता है जी, देखिएगा गौर से, द एंगल सेपरेटेड बाय अ पार्टिकल ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक पार्टिकल है इस बॉडी का, जो बॉडी सर्कुलर, जो कि बॉडी रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रही थी, ठीक है। द एंगल सेपरेटेड बाय अ पार्टिकल ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये पार्टिकल जो एंगल बनाता है सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सर्कल जिसके अंदर ये मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। मूविंग अलोंग अ सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक पॉइंट या एक पॉइंट मैस कह लें या छोटा सा एक मैस कह लें जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इस सर्कुलर मोशन के दरमियान वो जो सेंटर के साथ एंगल सबटेंड करता है, जो एंगल बनाता है, वो एंगल क्या कहलाता है हमारा, वो एंगल कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या बताया था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली सिंपली हम एंगल को ही कहते हैं, ठीक है। एक बॉडी जो टर्न करती है ना थ्रू सम एंगल, वो एंगल ही इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो देखिए ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आई है बॉडी, तो इसने सेंटर के साथ कुछ एंगल बनाया, वो एंगल क्या है जी, थीटा, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपकी जो बुक वाली डेफिनेशन है ना, वो क्या कहती है, मैं उसको भी समझाता हूं आपको, कोई मुश्किल बात नहीं है, जरा देखिएगा। व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स एक्सिस, जब एक रिजिड बॉडी एक फिक्स एक्सिस पे घूमती है, मान लीजिए ये हमारे पास वो टॉप की एग्जांपल ले लें या हमारे पास ये डिस्क की एग्जांपल ले लें, ये एक फिक्स एक्सिस के गिर्द ये बॉडी जो है वो ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी वो बात याद रखनी है, अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, उसके पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या कहा उसने, व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आप बताएगा, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल स्वेप्ट आउट बाय अ लाइन पासिंग थ्रू द एनी पॉइंट ऑन द बॉडी। अब देखिए वो कहता है कोई एक पॉइंट ले लो उस बॉडी का, वो जो एक लाइन बनाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये पॉइंट से इस पॉइंट तक ये लाइन जिसको हमने रेडियस से डिनोट किया है, वो लाइन बेसिकली क्या है, रेडियस। ये लाइन जो एंगल स्वेप्ट आउट करेगी, यानी जितना एंगल ये बनाएगी लाइन, कौन सी लाइन, वो लाइन जो एक पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक हमने ड्रा की, ये लाइन जो एंगल स्वेप्ट आउट करेगी, जितना एंगल बनाएगी, वो एंगल हमारा क्या होगा, वो एंगल हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। साथ में उसने थोड़ी सी और डिटेल प्रोवाइड की, वो क्या कहा उसने,
पॉइंट ऑन द बॉडी एंड इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलरली, और उस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, उस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी इस पॉइंट से अगर आप एक लाइन लेके जा रहे हैं तो वो लाइन आप यूं नहीं लेके जा सकते, वो आप यूं नहीं लेके जा सकते, वो एक्सिस के ऊपर सीधा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये थोड़ी सी उसने मजीद डिटेल प्रोवाइड कर दी। तो बच्चों सेम टू सेम दोनों डेफिनेशन है, लेकिन जो नीचे वाली डेफिनेशन है वो ज्यादा डिटेल प्रोवाइड कर रही है। सही हो गया? तो आपने सीख लिया जी हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। एक बॉडी है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म, एक बॉडी है रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, उसके पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब एक पार्टिकल जो पहले इस पोजीशन पर था यहां से मूव करता हुआ इस पोजीशन पर जाता है, इस पार्टिकल की रेडियस क्या है आर, तो ये एक लाइन बनती है आर। ठीक है, जब ये पार्टिकल जो है यहां से घूम के यहां पर आएगा तो ये कुछ एंगल बनाएगा, यहां से ये देखें इस पोजीशन से टर्न करके इस पोजीशन पर, तो ये कुछ एंगल बनाएगा, जितना वो एंगल बनाएगा वो एंगल हमारा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, तो हमने देख लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब इसके बारे में याद रखिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर आम लीनियर वेक्टर्स की तरह नहीं है बच्चों, इनको बोला जाता है एक्सियल वेक्टर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन फिर कैसे होगी, देखिए इसकी डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। ठीक है, अगर बॉडी इधर को टर्न कर रही है ना ऐसे, तो आप उस बॉडी की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करें, थंब जो है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। अगर बॉडी ऐसे रोटेट कर रही हुई तो आप फिंगर्स को उस बॉडी की रोटेशन में कर्ल करें, तो जो थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो आपको बता देगा इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो इस तरह राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हुए हम इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। एक्सियल वेक्टर क्यों, क्योंकि बच्चों ये एक्सिस के अलोंग होता है ना, ये देखें ये क्या है, एक्सिस है। ठीक है, अब अगर बॉडी यूं घूम रही है तो ये ऐसे घूमते हुए बॉडी की डायरेक्शन में हमने फिंगर्स को कर्ल किया, थंब अपवर्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो एक्सिस के साथ पैरेलल होने की वजह से इसको हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं जी इसके फार्मूले की तरफ। फार्मूले के समझने से पहले आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, फिर आपको इस फार्मूले पे लेकर आऊंगा। बच्चों ये हमारे पास है एक सर्कल। ठीक है, अब सर्कल का मैं अगर एक पार्ट ले लेता हूं ना, छोटा सा पार्ट, उसको मैं आर्क बोलूंगा। आर्क इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सर्कल, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं। ठीक है, तो ये सर्कल है जी, सर्कल का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ये S1 मैंने लिखा है, ये क्या है, ये ब्लू कलर से मैंने शो किया, तो ये यहां से लेकर यहां तक ये एक आर्क कह सकता हूं मैं इसको, पार्ट ऑफ सर्कल होती है। ठीक है, अच्छा अब ये जो आर्क है ये सेंटर के साथ कुछ एंगल बना रही है, उसको मैंने θ1 कहा। इस सर्कल का रेडियस कितना है, r। सही है, तो ये आर्क है, ये रेडियस है, ये वाला सर्कल का रेडियस क्या होते हैं, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम रेडियस कहते हैं। तो यहां पर ये सेंटर है और ये सर्कल का एक पॉइंट मिलाने वाली लाइन को हम रेडियस कहेंगे, ये भी रेडियस है। ओके, तो इसके दोनों रेडियस जो है वो कुछ एंगल बना रहे हैं थीटा। सही है, और ये आर्क लेंथ है S1 और कुछ एंगल बन रहा है इसका थीटा। अगर मैं आर्क लेंथ को बढ़ाता हूं, ये देखिए आर्क लेंथ को बढ़ाता हूं, एक बड़ी आर्क ले लेता हूं, तो उसी सर्कल के अंदर सेम सर्कल देखिए, इसका रेडियस r, इसका रेडियस r, वही सर्कल लिया, अगर उसी सर्कल के अंदर अगर मैं आर्क की लेंथ को बढ़ा देता हूं तो उससे एंगल पे क्या कुछ चेंज आएगा, तो आपका आंसर होगा यस बिल्कुल। देखिए यहां पर इसका एंगल बढ़ गया, आर्क की लेंथ बढ़ाई तो ये एंगल बढ़ गया, रेडियस सेम है, देखिए r, वही सेम सर्कल्स लिए। अच्छा अगर मैं और ज्यादा इसकी आर्क को बढ़ा देता हूं तो उससे क्या होगा, एंगल और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, आर्क की लेंथ बढ़ी, एंगल और बढ़ गया। इससे हमने क्या सीखा कि अगर सेम सर्कल की बात करें, एक सर्कल के अंदर रहते हुए, या अगर डिफरेंट सर्कल है तो उनका रेडियाई सेम रखें, आर 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 सेम रेडियाई रखा। इसकी आर्क की लेंथ S1, इसकी आर्क की लेंथ S2, इसकी आर्क की लेंथ S3, तीन आर्क की लेंथ ली, एक छोटी, एक उससे बड़ी, एक सबसे बड़ी। तो हमने देखा इन तीनों आर्क ने डिफरेंट एंगल सबटेंड किया विद द सेंटर। इसने जो एंगल सबटेंड किया वो θ1 है, इसका एंगल θ2 है, इसका एंगल θ3 है। तो ये सेम सर्कल्स हैं या सेम रेडियाई वाले सर्कल्स हैं। इसके अंदर यहां पर हमने देखा कि अगर आप इसको चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, यानी आर्क की लेंथ चेंज करेंगे तो आपके पास थीटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आर्क की लेंथ बढ़ाएंगे तो थीटा बढ़ जाएगा, या थीटा बढ़ाने से आर्क की लेंथ बढ़ जाएगी, आप यूं कह लें। थीटा इंक्रीज करो आर्क की लेंथ बढ़ जाएगी, थीटा और इंक्रीज करो आर्क की लेंथ और बढ़ जाएगी। तो इन दोनों के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए आप यहां पर लिखेंगे आर्क की लेंथ जो है वो प्रोपोर्शनल है एंगल के। ठीक है, अब आर्क की लेंथ को हमने S से डिनोट किया, जनरल नेम S1 S2 S3 था, हमने जनरल नाम दे दिया उसको एक S का S। ठीक है, और एंगल को हमने डिनोट किया थीटा से।
तो 1 2 3 थीटा था, तो हमने एक जनरल नाम दे दिया उसको थीटा। तो यहां पर हमने ये याद रखना है कि ये जो हमारे पास आर्क की लेंथ है वो प्रोपोर्शनल होती है एंगल थीटा के। सही है। अच्छा, अब यहां पर जो चीज कांस्टेंट थी वो क्या, एक बात याद रखनी है, यहां पर रेडियस तीनों केसेस के अंदर कांस्टेंट था, या सेम सर्कल कह लें या सेम रेडियाई रख लें। ठीक है, अगर अलग अलग सर्कल ड्रा किए तो फिर आप बोलेंगे सेम रेडियस। अगर रेडियस कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर इसके साथ रिलेशन आप नहीं बना सकते। ये रिलेशन उसी वक्त है जब आपका रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस सेम है, रेडियस चेंज नहीं होगा, जैसा मैंने यहां पर रखा सेम। आप देख सकते हैं सर्कल भी सेम है, उनके रेडियस भी इक्वल है। सही है, तो रेडियस अगर आपके पास कांस्टेंट है तो फिर आपका ये रिलेशन वैलिड है। एस इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, कि आर्क की लेंथ प्रोपोर्शनल है किसके, एंगल के। आप एंगल बढ़ाओ आर्क की लेंथ बढ़ जाएगी। ओके, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करो, उसकी जगह पे हम लगाएंगे इक्वल। तो साथ में कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या था इसमें, रेडियस था, तो लिखा आर। इस तरह एस इज इक्वल टू आर थीटा हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है। राइट, ओके जी। अब देखिए ये जो थीटा है ना, थीटा, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये थीटा जो है ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो आप आर को इधर जाके डिवाइड कर दें। सो थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर एस जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क है। ठीक है, और आर क्या है, उस सर्कल के रेडियस है जिस सर्कल में पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। राइट, ओके, तो ये थीटा जो है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, मैंने यहां पर लिखी भी है, एस इज इक्वल टू आर्क लेंथ, आर इज इक्वल टू रेडियस एंड थीटा इज इक्वल टू द एंगल। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं जी यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा बच्चों, इसके 3 यूनिट हैं। नंबर 1 रेडियन, नंबर 2 डिग्रीज एंड नंबर 3 रेवोल्यूशंस। जो हमारे पास रेडियन है ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, और बाकी 2 यूनिट्स भी हम यूज करते हैं, डिग्री एंड रेवोल्यूशंस। ठीक है, लेकिन ऐसा यूनिट हमारे पास इसका रेडियन होता है। ओके, 1 रेडियन कितना एंगल होता है बच्चों, हमारे पास 1 रेडियन एक ऐसा एंगल है कि अगर एक सर्कल के अंदर जिसका रेडियस आर है, उसके रेडियस के बराबर हम एक आर्क ले लें। ये देखें, एक सर्कल जिसका रेडियस आर है, उसके रेडियस आर के बराबर अगर हम इसमें से कोई आर्क सेलेक्ट कर लें, ये आर्क हमने सेलेक्ट कर ले जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर है, ये आर्क जो एंगल सबटेंड करेगी सेंटर के साथ वो क्या होगा, 1 रेडियन। फिर सुने, 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन एक ऐसा एंगल है कि एक सर्कल जिसका रेडियस है आर, अगर उसके रेडियस के बराबर एक आर्क ले ली जाए उसी सर्कल में से, तो वो आर्क सेंटर से जो एंगल बनाएगी वो एंगल क्या कहलाएगा, वो एंगल कहलाएगा 1 रेडियन। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन आपने याद रखनी है कि आपके पास थीटा एंगल जो है वो 1 रेडियन होगा जब आपके पास आर्क की लेंथ रेडियन के रेडियस के बराबर हो जाती है। यानी रेडियस और आर्क की लेंथ दोनों बराबर होते हैं, उस वक्त आर्क जो एंगल बनाती है सेंटर के साथ वो 1 रेडियन होता है, सिंपली। अच्छा, अब जो 1 रेडियन है ना बच्चों, ये है हमारे पास एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये बेस क्वांटिटीज में नहीं था, इसका कोई बेस यूनिट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ड्राइव यूनिट की बात करें तो ड्राइव यूनिट में भी देखें कि थीटा जो है वो हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल था, थीटा इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाय आर। तो एस का यूनिट क्या है, एस बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क है, यूनिट क्या होता है उसका, मीटर। और अगर हम रेडियस की बात करें वो भी एक लेंथ है, यूनिट क्या है, मीटर। मीटर मीटर से कट जाता है, तो इसका कुछ भी यूनिट नहीं बता, यानी हमें ड्राइव यूनिट भी इसका नहीं मिलता। तो ना ये बेस क्वांटिटी थी कि इसका बेस यूनिट हो, तो बेस क्वांटिटी या बेस यूनिट से मिलके अगर ड्राइव मिल जाता तभी बात करते, लेकिन ड्राइव यूनिट भी इसका कोई नहीं है। तो फिर हमने इसको मेजर तो करना है ना, ये क्वांटिटी तो है ना, एक बॉडी अगर टर्न करती है, इतना टर्न करती है, इतना टर्न करती है, इतना टर्न करती है, कितना टर्न करती है, वो उसको मेजर तो करना पड़ेगा ना। मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर जो यूनिट डिसाइड किया इसके वो है 1 रेडियन, और ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है 1 रेडियन। 1 रेडियन कितना एंगल होता है बच्चों, अगर एक सर्कल है ना जिसका रेडियस है आर, ठीक है, इसके रेडियस के बराबर इसमें एक आर्क सेलेक्ट कर लो। ये देखिए आर रेडियस है ना, आर के बराबर मैंने एक आर्क सेलेक्ट कर ली। ये आर्क सेंटर से जो एंगल बनाएगी वो एंगल कहलाएगा 1 रेडियन। ठीक है, एक सर्कल में उसके रेडियस के बराबर आर्क ले लें, वो आर्क उसके सेंटर से जो एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन होगा। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो क्योंकि ना तो ये बेसिक यूनिट में आता ना ड्राइव यूनिट में आता, इसलिए हम इसको हम सप्लीमेंट्री में लेकर आते हैं। ओके, अब इसके अलावा इसके जो 2 यूनिट है वो डिग्री है और रेवोल्यूशन है।
डिग्री कितना एंगल होता है बच्चों? एक सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है ना, उसको 360 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें। जो एक पार्ट आएगा आपके पास, एक पार्ट का एंगल कहलाता है हमारे पास 1 डिग्री। एक सर्कल के पूरे एंगल को 360 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, एक पार्ट जो एंगल बनाएगा, ठीक है, एक पार्ट का जो एंगल है वो हमारे पास क्या कहलाता है? 1 डिग्री कहलाता है, राइट। इसी तरह से जो रेवोल्यूशंस हैं, रेवोल्यूशन मतलब है कि एक मुकम्मल चक्कर, ठीक है। अब अगर एक बॉडी 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करती है तो वो एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है। उसको हम यूं भी कह सकते हैं कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है? 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। और अगर वो 720 डिग्री का एंगल कंप्लीट करती है तो मतलब 360 दो सर्कल कंप्लीट हो गई। एक सर्कल कंप्लीट होना मतलब 1 रेवोल्यूशन। तो आप बोलेंगे इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? इसने कवर किया जी हमारे पास 2 रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास 3 यूनिट थे, ठीक है ना। तो आपको मैंने ये समझा दिए। अब हम बात करेंगे जी रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड डिग्री। रेडियन में और डिग्री में क्या रिलेशन है, उसके लिए आपको कुछ बातें पहले पता होनी चाहिए। बच्चों ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमती है, यहां से चली थी ऐसे और पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है। तो अगर एक बॉडी पूरा एक चक्कर मुकम्मल करती है तो उसका जो एंगल होता है वो एंगल कितना होता है? वो एंगल कंप्लीट करती है 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और ये जो इस तरफ को, ये जो इसकी लेंथ है एक सर्कल की, ये भी आपको पता होना चाहिए। जितना इसने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है? वो एक सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर, या हम यूं कह लें कि ये सारी जो एक आर्क है, इस आर्क की लेंथ कितनी है? वो सरकमफेरेंस के बराबर होती है। जब एक सर्कल कोई भी एक बॉडी जो है वो एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करती है तो उसका एंगल होता है 360 डिग्री। और वो जो पाथ जो उसने कवर किया, जो फासला उसने तय किया, वो फासला उसके सरकमफेरेंस के बराबर होता है जिस सर्कल में वो मूव की। और सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस किसके बराबर होती है? 2 पाई आर के बराबर होती है, ठीक है। किसी भी सर्कल की अगर हमने सरकमफेरेंस फाइंड करनी है वो 2 पाई आर के बराबर हो सकती है। तो 2 पाई आर यूं समझ लें कि इस सारे कर्व की लेंथ है, ओके। तो देखिए हमने जो एक फार्मूला पढ़ा था थीटा का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या था हमारे पास? s डिवाइडेड बाय क्या था नीचे? r, रेडियस। इसका यूनिट क्या था हमारे पास? रेडियन, RAD, ठीक है। थीटा किस में? रेडियन में, ओके जी। अब देखिए आप फर्ज करें कि हमारे पास जो एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है और एक सर्कल कंप्लीट होने का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री आ गया, ठीक है, ओके। अब जो डिस्प्लेसमेंट है, ये आर्क की लेंथ कह लें, डिस्प्लेसमेंट नहीं, आर्क की लेंथ। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये सारी आर्क की लेंथ है और वो एक सरकमफेरेंस के बराबर है क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो चुका है। तो आर्क की लेंथ जो है वो सरकमफेरेंस के बराबर होगी। जब एक बॉडी पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है तो वो कितना फासला तय करती है? सरकमफेरेंस के बराबर, ठीक है। तो उस आर्क की लेंथ या इस पाथ की लेंथ जो होगी वो 2 पाई आर होगी। 2 पाई आर, क्यों? क्योंकि सर्कल कंप्लीट हो चुका है, डिवाइडेड बाय आर इनटू रेडियन, इसका यूनिट, ठीक है। अब इसमें ये भी आर है, ये भी आर है, कट गए। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास? 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आ गया, साथ में रेडियन। अब अगर आपने 1 रेडियन के लिए रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इधर से 2 पाई को नीचे डिवाइड कर देंगे। अगर आपने 1 डिग्री के लिए रिलेशन निकालना है तो इधर से 360 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम ऐसा करते हैं कि यहां पर जो 2 पाई है वो इधर ले आते हैं। 2 पाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? यहां पर ओनली 1 रेडियन, सिंपल रेडियन लिख दो या 1 रेडियन लिख दो। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो इसको कटिंग करें, 2 1 2 और ऊपर आ जाएगा जी 180 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल्स टू 1 रेडियन, ठीक है। अब देखिए जरा यहां पर पाई की वैल्यू पुट करें। पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 3.14, 180 डिवाइडेड बाय 3.14। तो जो आपको आंसर मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली मिलेगा जी 57.3 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको आंसर मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है बच्चों। 1 रेडियन कितने कितने के बराबर होता है हमारे पास? 180 डिवाइडेड बाय 3.14 करेंगे 57.3 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम सिंपली रिलेशन इसको सिंपल रखना चाहें तो हम यूं भी कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो 1 रेडियन है, 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिवाइडेड बाय पाई के, ठीक है। और अगर आप 1 डिग्री को फाइंड करना चाहते हैं तो 1 डिग्री में क्या करेंगे जी? हम 1 डिग्री के लिए क्या करेंगे? 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 कर देंगे, ठीक है। तो वो बन जाएगा पाई बाय 180, सही हो गया। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।